हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तौहीद फिजिक्स क्लासेस पे। तो फिर से हम आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर के आज आए हैं। तो आज से हम एक नया यूनिट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आज से पूरा का पूरा सब कुछ नया होने वाला है। तो आज हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ रहे थे और पिछले लेक्चर में हम लोग वैन डी ग्राफ जनरेटर पढ़े थे जहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा कंप्लीट हो चुका था। तो आज से हम एक नया यूनिट पढ़ेंगे। पहला यूनिट हमने पढ़ चुका है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। अब से एक नया यूनिट स्टार्ट होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आज से पूरा एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, यानी कि नई स्टडी करने वाले हैं हम पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी को। काफ़ी दिनों के बाद है ना वीडियो लेकर के आए हैं। बीच में टेस्ट वगैरह भी आप लोग का हुआ था। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हेडिंग लगा लीजिएगा बिना देर किए हुए, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टेस्ट आपके सामने हुआ था, तो वैसे फिर टेस्ट होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का। यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग दो पार्ट में करके बनाएंगे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी दो तरह का टेस्ट होगा। तो एक करंट इलेक्ट्रिसिटी जब आधा हम लोग पढ़ चुके होंगे, यानी कि जिसमें हम करंट के बारे में पावर वगैरह पढ़ लेंगे, तब जा कर के एक टेस्ट लेंगे। उसके बाद जब सिंपल सर्किट आएगा दूसरा, तो उसको पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो आधा में एक टेस्ट होगा, फिर आधा में जा कर के एक टेस्ट होगा। यानी पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी को दो भाग में बांट करके पढ़ेंगे और उसमें हम दो तरह का टेस्ट लेने वाले हैं। और हर टेस्ट के बारे में पूरा जो डेप्थ में है वो आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे बता दिए हैं। जो लोग टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हुए तो जुड़ जाइए। हमारा टेलीग्राम चैनल है @तौहीद फिजिक्स। तो इस चैनल पे जुड़ करके आप बाकी इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं और जो भी नोट्स वगैरह है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट के बारे में तो हम लोग सुनते आते ही है, करंट करंट क्या होता है ना, बचपन से सुनते आते हैं, अरे ये मत छुओ करंट लग जाएगा ना, झटका। तो आज झटका पढ़ेंगे हम लोग। झटका नहीं, यानी करंट पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी है ना, इसको हिंदी में कहेंगे धारा विद्युत। झटका, जोर का झटका। चलिए, तो धारा विद्युत क्या होता है। तो आज हम बेसिक बात करने वाले हैं करंट के बारे में, जो आपने 10 क्लास में पढ़ा है। अगर 10 क्लास आप पढ़े होंगे, ईमानदारी से चोरी करके पास नहीं होंगे, तो आपको कुछ ना कुछ याद आएगा पिछला। तो धारा विद्युत, सबसे पहले हम यहाँ पे विद्युत धारा को पढ़ेंगे कि विद्युत धारा होता क्या है। विद्युत धारा किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, यानी इसको डिफाइन करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक करंट, तो अगर आपको याद आ रहा होगा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, तो मन ही मन में एक बार डेफिनेशन को जरूर दोहराइएगा। और नहीं याद आ रहा है तो देखिए इधर। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि किसी चालक, हम एक बार डेफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद समझाएंगे। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से होकर गुजरने वाली आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। बेसिक सी बात है, ये सब हम लोग 10 क्लास से पहले से पढ़ चुके होंगे आप, है ना। 10 क्लास में पढ़ा जाता है, रट्टा मार मार के याद करते वहाँ पे। इस तरह से आप पढ़े होंगे, आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, I = Q/T। तो उसी को हम पढ़ेंगे, इस पे कुछ क्वेश्चन वगैरह लेंगे, है ना। तो क्या लिखे कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से होकर, अनुप्रस्थ काट को इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना, क्रॉस सेक्शन ऐसे कहा जाता है। और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से होकर गुजरने वाली आवेश के प्रवाह की दर यानी कि रेट को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब इस चीज को समझते हैं कि विद्युत धारा होता क्या। तो अभी हम बेसिकली यहाँ पे सिर्फ विद्युत धारा को चर्चा करेंगे। विद्युत धारा होता क्या उसके बारे में पढ़ेंगे। आगे आपको फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे चालक में बहता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन किस तरह से मूव करता है, ड्रिफ्ट कैसे होता है, ये सारा कुछ हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम सिर्फ करंट के बारे में बेसिक पढ़ने जा रहे हैं।
तो क्या होता है कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से होकर गुजरने वाली, जैसे मान लो कि ये चालक है, ठीक है, तो इस चालक के किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से होकर गुजरने वाला आवेश, तो जितना भी, जैसे मान लो ये, इसको हम ला करके एक बैटरी से जोड़ दिए, तो जैसे ही हम बैटरी से जोड़ेंगे तो इसमें जो फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन मान लो कि चलो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है ना, तो सबके सब इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, इधर मूव करना शुरू हो जाएगा, सबके सब इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा तो किसी क्रॉस सेक्शन से, मान लो ये क्रॉस सेक्शन की चर्चा कर रहे हैं हम, तो इस क्रॉस सेक्शन से जितना भी इलेक्ट्रॉन गुजरने वाला है, ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, जितना भी इलेक्ट्रॉन गुजरेगा उसका हम रेट निकाल लेंगे। तो रेट कैसे फाइंड करते हैं, तो टाइम से डिवाइड करके। रेट कैसे फाइंड करेंगे, टाइम से। मान लो कि 1 सेकंड में इस एरिया से 10 इलेक्ट्रॉन जाता है। कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन। एकदम अच्छे से समझिएगा कि मान लो कि 1 सेकंड में इस एरिया से, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है कि करंट कितना पास कर रहा है, 10 एम्पियर। अगर 1 सेकंड में 10 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसी को तो कहते हैं हमने विद्युत धारा। किसे कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन यानी आवेश के प्रवाह की दर को। और बेसिकली आवेश में कौन प्रवाहित होता है, कौन चलता है, तो इलेक्ट्रॉन चलता है। तो इलेक्ट्रॉन जितना गुजरेगा, किसी भी क्रॉस सेक्शन से इलेक्ट्रॉन जितना गुजरेगा उसका हम रेट निकाल लेंगे, और जो रेट आएगा उसी रेट को हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। तो रेट कैसे फाइंड करेंगे, तो टाइम से डिवाइड करके। जितना टाइम में जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा उस इलेक्ट्रॉन को हम टाइम से डिवाइड कर लेंगे तो रेट फाइंड हो जाएगा, और जो रेट आने वाला है उसी को हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको बताएं कि अगर मान लो कि इस क्रॉस सेक्शन से 10 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में जाता है तो रेट कितना हो गया, तो हमने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन की संख्या और टाइम दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, इसका रेट निकल जाएगा, यानी कि 10 एम्पियर करंट हो गया। तो इसी तरह से कहीं पर भी इस क्रॉस सेक्शन की बात कर ले, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन लेकर के बात कर ले, कहीं पर भी क्रॉस सेक्शन ले और उस क्रॉस सेक्शन से जितना भी इलेक्ट्रॉन गुजरेगा उसका रेट को हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा आपको समझ में आ रहा है कि किसी भी चालक से होकर गुजरने वाली आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे ना। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को किससे लिखते हैं, आई से लिखते हैं। तो आई बराबर क्या हो गया, सिंपल फॉर्मूला Q/T है ना। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/T, क्योंकि टाइम, जब टाइम से डिवाइड करेंगे तो रेट फाइंड हो जाएगा, है ना। तो I बराबर Q/T मिल गया। अच्छा, अब अगर हम एवरेज करंट की बात करें, औसत धारा, इसको कहेंगे समरूप धारा। ये किसके लिए फॉर्मूला हो गया, समरूप धारा, है ना। समरूप धारा का मतलब है कि कोई चेंजेस नहीं हो रहा, आवेश सब एकदम कांस्टेंट में काम हो रहा। कि 10 सेकंड में देखे तो 10 इलेक्ट्रॉन गया, फिर अगले 10 सेकंड में देखे तो 10 इलेक्ट्रॉन गया, फिर अगले 10 सेकंड में देखे तो 10 इलेक्ट्रॉन गया, यानी कि धारा क्या है, समरूप है। तो वहां पे हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, I बराबर Q/T। अब अगर मान लो कि औसत धारा की बात हो जाए, औसत धारा मतलब कि पूरे टाइम में हमको बताना हो, है ना, कोई टाइम पीरियड ले लेके 0 से लेकर के 10 सेकंड के बीच में आपको बताना है कि कितना धारा गुजरा। तो उस कंडीशन के लिए हम लोग औसत धारा निकालने के लिए, I एवरेज निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं डेल्टा Q/ΔT। डेल्टा Q बाई क्या होता है, ΔT। डेल्टा Q क्या होता है, तो आंसर है कि Q में चेंजेस, है ना। डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। तो डेल्टा Q का मतलब क्या हुआ कि Q में चेंजेस, यानी कि Q2 - Q1, पहले का चार्ज कुछ और रहा होगा, बाद में कुछ और हुआ होगा। डेल्टा T क्या हो गया, T2 - T1, टाइम में, है ना, समय अंतराल, तो T2 - T1 हो गया। यानी कि I एवरेज आप डेल्टा Q/ΔT याद रखो, या फिर Q2 - Q1/T2 - T1 याद रखो, तो ये आपका हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे इंस्टैंटेनियस करंट, है ना, तात्क्षणिक धारा। तो तात्क्षणिक धारा की अगर बात करें हम, इंस्टैंटेनियस करंट, तो तात्क्षणिक, जैसे तात्क्षणिक चाल हमने पढ़ा था, तात्क्षणिक वेग क्या होता है, वैसे तात्क्षणिक धारा, है ना। तो तात्क्षणिक धारा मान लो I जब निकालना हो तो इसी में हम लिमिट लगा देते हैं कि टाइम पीरियड बहुत छोटा रहे, यानी कि हम छोटे से टाइम पीरियड के लिए छोटा सा कोई क्रॉस सेक्शन ले ले, मान लो यहाँ पे कोई क्रॉस सेक्शन ले ले और बोले कि इस क्रॉस सेक्शन से एकदम 0.something सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन गुजरेगा, या फिर 0.something सेकंड में कितना करंट जाएगा, तो उस करंट को फाइंड करते हैं हम, तो उसी को कहते हैं तात्क्षणिक धारा। यानी टाइम पीरियड बहुत छोटा है,
लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा की टी क्या है, टेंस टू जीरो है ना, समय के बहुत ही करीब है, तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा। यानी तात्क्षणिक धारा निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, डी क्यू बाई डी टी, यानी क्यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या मिल जाएगा, तात्क्षणिक धारा मिल जाएगा। तो ये आपका आज का पूरा लेक्चर है ना। विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा का ये हो गया, विद्युत धारा की ये फॉर्मूला हो गया, औसत धारा, उसके बाद तात्क्षणिक धारा, यहाँ तक के कंप्लीट है ना। तो इसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, एक चीज़ और आपको हम बता देते हैं कि हमने अभी जो पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये यूनिट सेकंड है, ये यूनिट क्या है, सेकंड है ना। हम लोग जो पिछले लेक्चर में पढ़े थे वो यूनिट क्या था, फर्स्ट था, और फर्स्ट यूनिट में हम लोग क्या पढ़े थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में पढ़े थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग ने ऐसे चार्ज के बारे में पढ़ते हैं जो कि रेस्ट में होता है। कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं क्लास में कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किस चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं, रेस्ट में। तो पूरे चैप्टर में हम लोग हर जगह पे पढ़े थे तो चार्ज किस चीज में था, रेस्ट में था। अब चार्ज रेस्ट में नहीं है, अब चार्ज क्या है, फ्लो कर रहा, मोशन में है ना। तो जब चार्ज रेस्ट में होता है तो उसकी स्टडी हम कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। जब चार्ज रेस्ट में रहेगा तो कहाँ पे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। वहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़े हैं। तो उसी तरह से जब चार्ज मोशन में आ जाता है ना, जब चार्ज मोशन में मूव करना शुरू करता है ना, चार्ज जब मोशन में होता है तो उसकी स्टडी हम लोग करते हैं दो जगह पे। एक तो पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग किस चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, तो ऐसे चार्ज के बारे में पढ़ेंगे जो मोशन तो कर रहा है बट कांस्टेंट वेलोसिटी से, मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी है ना। आज इंग्लिश का थोड़ा भूत चढ़ गया मेरे पे, थोड़ा इंग्लिश, यानी मोशन, यानी कि कहने का मतलब है कि नियत चाल से, नियत वेग से अगर आवेश गति करेगा तो उसकी हम स्टडी कहाँ करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, विद्युत धारा में। मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, इसकी स्टडी कहाँ करेंगे हम, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। लेकिन अगर मोशन यूनिफॉर्म, मोशन अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से, वेरिएबल वेलोसिटी से हो रहा हो है ना, मोशन विथ वेरिएबल वेलोसिटी, यानी कहने का मतलब है कि ऐसा गति कर रहा है, आवेश इस तरह से गति कर रहा है जिसकी वेग हर बार बदल रही हो, तो उसको हम पढ़ेंगे जाकर के करंट मैग्नेटिज्म में, है ना। वहीं पे हम लोग जाकर के देखेंगे EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी पढ़ेंगे। तो ये पूरा का पूरा आज से जो स्टडी शुरू हुई है, वो आज से हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं ना, उसमें चार्ज किस चीज़ में रहेगा, रेस्ट में नहीं, बल्कि चार्ज किस चीज़ में रहेगा, मोशन में रहेगा। तो आज से जो हम लोग पढ़ने वाले उसमें चार्ज मोशन में रहेगा। अब तक के जो हम पढ़े थे उसमें चार्ज किस चीज़ में था, रेस्ट में था। तो आज से चार्ज क्या है, मोशन में आना शुरू हो गया। तो चलिए इसको आप नोट डाउन कर लो पहले। जोर का झटका है जोरों से लगा, चलिए तो हमने फॉर्मूला देखा अभी, I बराबर क्या आया था, Q बाई टी, I इज इक्वल टू Q बाई टी आया है ना। बाकी सब कुछ वही है, डेल्टा Q बाई डेल्टा टी वो भी Q बाई टी ही है, डी क्यू बाई डी टी, जहाँ पे जिसका ज़रूरत होगा वहाँ पे लगाएंगे है ना। तो I बराबर क्या आया, Q बाई टी। अब अगर इसका हम यूनिट देखें यूनिट क्या होगा इसका, तो देखेंगे यहाँ पे Q क्या है, चार्ज है, और आवेश का मात्रक क्या होता है, जल्दी बोलो, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलॉम। तो हो जाएगा कूलॉम। और समय का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक होता है सेकंड, तो हो जाएगा कूलॉम पर सेकंड। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलॉम पर सेकंड, या फिर इसी को हम एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पियर, है ना। तो विद्युत धारा का एक फेमस यूनिट क्या है, एम्पियर। या तो कूलॉम पर सेकंड या फिर क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। अगर हम इसका वीमा देखें तो वीमा क्या हो जाएगा इसका, तो एम्पियर का वीमा यानी सिर्फ ए होता है, ठीक है। वीमा क्या होगा इसका, ए हो जाएगा। थर्ड नंबर जो है सबसे इंपॉर्टेंट है कि विद्युत धारा सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है ना। क्योंकि सदिश राशि और अदिश राशि 11 क्लास में आपको बताए होंगे कि सदिश राशि होने के लिए 3 कंडीशन का फॉलो होना जरूरी है। सदिश राशि किसको कहते हैं हम, तो वैसी राशि जिसके पास परिमाण हो,
उसके बाद दिशा हो, और साथ ही साथ वो वेक्टर लॉ यानी कि त्रिभुज के नियम का पालन करता हो, ट्रायंगल रूल को पालन करता हो, है ना। त्रिभुज के नियम यानी कि जब हम सदिशों को जोड़ते हैं तो वो किसके नियम का पालन करना चाहिए? त्रिभुज के नियम का, त्रिभुज के नियम का पालन करता हो। तो जिसके पास, जिस राशि के पास ये तीन चीज होता है उसको हम किसके कैटेगरी में रखते हैं? सदिश के। और अदिश क्या होता है? तो अदिश राशि कहते हैं जिसके पास केवल परिमाण हो, है ना, जिसके पास केवल परिमाण, जैसे 1, 2, 5, 7, 10 kg, 50 kg, ये सब क्या है? अदिश राशि है। तो अदिश राशि के पास सिर्फ क्या दिखता है? हमको परिमाण दिखता है। लेकिन सदिश में क्या हो? परिमाण हो, दिशा हो और त्रिभुज के नियम का पालन करता हो। अब अगर हम विद्युत धारा की बात करें तो विद्युत धारा के पास अगर हम देखें तो विद्युत धारा के पास दो चीज होता है। विद्युत धारा के पास दिशा भी होता है ना। अभी हम देखेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट देखेंगे तो विद्युत धारा के पास दिशा होता है। हमने बोलते हैं ना कि तार में इस मतलब ए से बी की तरफ जा रही, या इस पॉइंट से उस पॉइंट की तरफ करंट जा रही, या फिर उस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ करंट आ रही, तो डायरेक्शन होता है उसके पास। दूसरा नंबर में परिमाण भी होता है ना। एमीटर से जब चेक करते हैं तो कुछ ना कुछ हमको वैल्यू शो करता है वहाँ पे, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर। तो परिमाण भी है धारा के पास और दिशा भी है। तो अब इसको हम सदिश कहेंगे या फिर अदिश कहेंगे। तो अगर हम मैच करें तो अदिश के लिए केवल क्या चाहिए? परिमाण चाहिए। सदिश के लिए क्या चाहिए? परिमाण, दिशा और त्रिभुज के नियम का पालन करना चाहिए। लेकिन इसके पास दिशा और परिमाण तो है बट ये त्रिभुज के नियम का पालन नहीं करता है। विद्युत धारा जो है वो त्रिभुज के नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए इसको हम अदिश के कैटेगरी में रखते हैं। हालांकि ये जो है क्वांटिटी, इसको टेंसर कहा जाता है। इस क्वांटिटी को क्या कहते हैं? टेंसर कहते हैं। बट हमारे सिलेबस में यानी 12 के सिलेबस में जो है टेंसर कहीं पे दिखता नहीं है। अगर कहीं पे आपको ऑप्शन में टेंसर दिख जाए तो आप विद्युत धारा को क्या मानोगे? टेंसर मानोगे। लेकिन अगर नहीं दिखेगा तो आपको क्या मानना है? अदिश मान लेना है। क्यों नहीं, क्यों अदिश मानेंगे? क्योंकि ये त्रिभुज के नियम का पालन नहीं करता है। तो विद्युत धारा क्या है? अदिश। अभी हम दिखा रहे हैं कि त्रिभुज के नियम का क्या पालन होता है। विद्युत धारा अदिश राशि है। तो विद्युत धारा क्या हो गया? अदिश राशि, है ना। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, विद्युत धारा अदिश राशि है। अब देखो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि त्रिभुज के नियम का पालन नहीं करता है। तो त्रिभुज के नियम क्या होता है? तो हमने त्रिभुज के नियम में आपको ये सिखाए होंगे पैरेललोग्राम मेथड में कि रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला लगाते हैं, a² + b² + 2ab cos थीटा। a² + b² + 2ab cos थीटा, जहाँ a और b क्या है? पहला और दूसरा वेक्टर है, और थीटा क्या है? दोनों वेक्टर के बीच का कोण होता है ना। तो उससे हम लोग फाइंड करते हैं सदिश का जोड़। जैसे कि मान लो कि एक वेक्टर है यहाँ पे 3 न्यूटन, वेक्टर की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे मान लो F1 का वैल्यू है 3 न्यूटन और इधर लग रहा है एक फोर्स F2, ये है 4 न्यूटन। तो अगर हम रिजल्टेंट फोर्स की बात करें कि मान लो यहाँ पे एक बक्सा है और एक आदमी इसको 3 न्यूटन की ताकत से इधर खींच रहा और एक आदमी 4 न्यूटन की ताकत से ऊपर खींच रहा, तो इस बक्सा पे, इस बॉक्स पे नेट फोर्स कितना काम करेगा? तो नेट फोर्स यानी रिजल्टेंट फोर्स कितना काम करेगा? तो उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखेंगे तो A का वैल्यू कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। B का वैल्यू कितना है? 4। मान लो कि ये A है और ये B है, मानने में क्या जा रहा है ना, अपना तो खेती है। तो ये 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9, ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, और प्लस 2ab cos थीटा है ना। तो 2a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 4 और थीटा, तो देख रहे हैं a ये है और b ये है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो cos 90, cos 90 का वैल्यू क्या होता है बाबू? 0। तो ये टोटल क्या हो जाएगा? 0। तो बचा क्या? 16, 9, 25। तो रिजल्टेंट कितना आएगा? 5 न्यूटन। यानी कि इधर 3 न्यूटन जब अप्लाई करेंगे और इधर 4 न्यूटन अप्लाई करेंगे और दोनों फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 5 न्यूटन। लेकिन अगर हम अदिश की बात करते, अदिश जोड़ घटाव की बात करते, तो देख रहे हैं 3 और 4 कितना होता? 7। तो सिंपल अगर हम जोड़ रहे हैं 3, 4, 7, तो इसका मतलब है कि ये अदिश है। और अगर हम ये फॉर्मूला लगा करके जोड़ घटाव करते हैं ना, तो वो सदिश में होता है। तो जो राशि सदिश रहेगा उसमें हमको इतना फॉर्मूला लगा करके जोड़ना पड़ेगा, और जो राशि अदिश रहेगा उसको हम ऐसे जोड़ देंगे। जैसे कि मान लो कि 3 kg कोई चीज़ रखा होगा, उसके ऊपर 4 kg रख दे,
या फिर इधर 4 kg रख दे और बोले दोनों को जोड़ के बताओ कितना होगा, तो देख रहे हैं kg यानी द्रव्यमान का है, द्रव्यमान का मात्रक होता है ना kg, तो द्रव्यमान क्या अदिश राशि है, तो इसको जैसे भी जोड़ लो, 3 के ऊपर 4 रखो, 4 के ऊपर 3 रखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो 4 3 कितना हो जाएगा 7 kg रहेगा, है ना। तो इस तरह से, तो ये सब क्या है अदिश राशि में आता है। वैसे अगर हम दूरी की बात कर ले तो दूरी कुछ भी हो जाए, दूरी क्या होता है अदिश राशि होता है, तो उसको हम जैसे भी जोड़ेंगे उसका रिजल्ट जो आएगा वो अदिश में ही आएगा। बट विद्युत धारा के साथ में क्या होता है कि विद्युत धारा में जैसे मान लो कि यहाँ पे है, करंट की बात कर ले कि इधर जा रहा है, मान लो कि ऐसे एरो इधर बना देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मान लो इधर 3 एम्पियर जा रहा है ना, और इधर से आ रहा है 4 एम्पियर, इधर से 4 एम्पियर आ रहा है, इधर से 3 एम्पियर जा रहा है। तो अगर हम इस पॉइंट पर देखें और इस पॉइंट से हम एक रिजल्टेंट देखें, इस पॉइंट पे हम देखें, कहीं पर से भी मान ले, इस पॉइंट से इधर ले ले या फिर इस पॉइंट से इधर ले ले, तो इस पॉइंट पर जब हम चेक करते हैं ना एमीटर लगा करके, तो हमको एमीटर में जो करंट शो करता है वो करंट 7 एम्पियर शो करता है। कितने एम्पियर शो करता है 7 एम्पियर। देख रहे इधर से आ रहा था 3 एम्पियर, इधर से आ रहा 4 एम्पियर। तो यहाँ पे अगर ये सदिश होता तो 4 और 3 का भी दिखाया था ना आपको कि 90 डिग्री पे, तो कितना आना चाहिए था रिजल्टेंट 5 आना चाहिए था, बट यहाँ पे एमीटर पे कितना शो करता है ये 7 एम्पियर शो करता है। इस तरह से अगर हम एंगल कुछ भी ले ले, मान लो एंगल हम 30 ले ले, है ना, कि यहाँ जा रहा 3 एम्पियर, इधर जा रहा 4 एम्पियर, और एंगल मान लो कि 30 डिग्री है, फिर भी अगर हम यहाँ पे चेक करके देखेंगे तो यहाँ पे हमको 7 एम्पियर ही दिखाएगा। तो 7 एम्पियर दिखा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये त्रिभुज के नियम का तो पालन नहीं कर रहा है। अगर त्रिभुज के नियम का पालन करता तो यहाँ पे करंट का वैल्यू कुछ और हो जाता, यहाँ पे करंट का वैल्यू कुछ और हो जाता, एंगल कुछ और कर देते तो करंट का वैल्यू कुछ और हो जाता। बट देख रहे करंट तो बदलता नहीं है, एंगल बदलते हैं लेकिन करंट नहीं बदल रहा। करंट का जो हमेशा सम आ रहा है वो कितना आ रहा है 7 एम्पियर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत धारा जो है वो त्रिभुज के नियम का पालन नहीं करता है, तो इसलिए ये क्या है अदिश के कैटेगरी में। और अदरवाइज ये रियलिटी में देखा जाए तो टेंसर क्वांटिटी होता है, जैसे विद्युत धारा जैसे प्रेशर, दाब जो होता है दाब भी टेंसर क्वांटिटी है, विद्युत धारा भी टेंसर क्वांटिटी है। तो विद्युत धारा क्या आपका अदिश राशि हो गया। अब अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट की बात करें, डायरेक्शन ऑफ करंट कि विद्युत धारा की दिशा किधर होती है, तो ये सिंपल पहले भी बता चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में चलेगा, इलेक्ट्रॉन एकदम ध्यान से सुनना कि इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में चलेगा उसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा चलता है। अगर इलेक्ट्रॉन मान लो कि ए से बी की तरफ चल रहा है, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर चल रहा है ए से बी की तरफ, तो विद्युत धारा किधर से किधर चलेगा बी से ए की तरफ। ये मान लो कि इलेक्ट्रॉन है, कंडक्टर में फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, बहुत बड़ा हो गया ये जी ये मान लो कि इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन अगर ए से बी की तरफ चल रहा है तो विद्युत धारा किधर चलेगा बी से ए, यानी कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा धारा की दिशा होती है। क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा क्या होता है विद्युत धारा की दिशा होता है ना। चलिए तो ये विद्युत धारा की दिशा हो गया, इसका मात्रक हो गया। आगे बढ़ते हैं। चलिए तो इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू रोटेटरी मोशन, करंट में ही एक टॉपिक लिंक है, यहाँ पे हम लोग समझेंगे, यानी एक दो फॉर्मूला बनाएंगे ताकि आपके लिए आसान हो जाए क्वेश्चन बनाने में। तो इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन यानी इसको हिंदी में कहते हैं घूर्णन गति। ऊपर आपको नहीं दिख रहा होगा इसलिए नहीं दिख रहा है, पता नहीं दिख भी रहा कि नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि आज हम अकेले वीडियो बना रहे हैं, सामने कोई है नहीं। तो घूर्णन गति, रोटेटरी मोशन को क्या कहते हैं हिंदी में घूर्णन गति कहते हैं। तो अगर कोई आवेश घूर्णन गति कर रहा हो तो उस टाइम में हम विद्युत धारा कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला हम लोग बना लेते हैं ताकि आगे आसान हो जाए, है ना। तो सिंपली फॉर्मूला डिजाइन करने वाले, तो मान लो कि सपोज कि कोई वृत्ताकार पथ है, ठीक है, और जिसकी त्रिज्या कितनी है r है। वृत्ताकार चालक भी हो सकता है, वृत्ताकार तार ले लिए, और कुछ भी हो सकता है। मान लो यहाँ पे एक q आवेश है जो कि इस वृत्ताकार पथ पे मूव कर रहा है, पॉइंट A से स्टार्ट करता है और ये इस वृत्ताकार पथ पे चलना शुरू करता है ना। तो सपोज मानते हैं कि इस आवेश की जो फ्रीक्वेंसी है, जो आवृत्ति है, आवृत्ति कहते हैं यानी चक्करों की संख्या को। एक सेकंड में अगर ये आवेश 10 चक्कर लगाया तो आवृत्ति कितना हो गया 10।
1 सेकंड में अगर 100 चक्कर लगाया तो आवृत्ति कितना हो जाएगा 100। जैसे साइकिल का चक्का, अगर आप साइकिल चला रहे हैं और 1 सेकंड में चक्का जितना बार घूमेगा उतना उस चक्के की आवृत्ति होगा। पंखा की बात कर लें तो 1 सेकंड में पंखा जितना बार घूमेगा, यानी कि वो जो जितना बार वो चक्कर लगाएगा वो उसकी क्या होगी, आवृत्ति होगी। तो सपोज मानते हैं कि ये क्यू आवेश 1 सेकंड में जो चक्कर लगाता है उसकी आवृत्ति है न्यू। आवृत्ति कितना ले लेते हैं हम, न्यू ले लेते हैं, है ना। वो न्यू मीन्स नया वाला नहीं, आवृत्ति को लिखा जाता है न्यू से, इसको हम लोग न्यू पढ़ते हैं, है ना। तो सपोज आवृत्ति क्या होता है, आवृत्ति कितना लेते हैं, न्यू ले लेते हैं। रेडियस दिया हुआ है आर। अब हमसे पूछा गया है कि बताइए करंट का फॉर्मूला क्या होगा या फिर करंट का वैल्यू कितना होगा। तो आई बराबर हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, क्यू बाई टी। इसी फॉर्मूला से हम आवृत्ति के टर्म में निकालें। कोई बहुत बड़ा ये टॉपिक नहीं है, बस आवृत्ति के टर्म में फॉर्मूला फाइंड करना। तो चूंकि 1/t आवृत्ति का फॉर्मूला होता है, चूंकि आवृत्ति बराबर न्यू बराबर होता है 1/t। अब देख रहे हैं यहाँ पे q के नीचे अगल बगल में कहीं पर भी देख लो तो 1 छुपा हुआ है, यहाँ पे देखें तो 1 छुपा, और 1/t किसके बराबर होता है, न्यू के बराबर होता है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, देयरफॉर I इज इक्वल टू क्यू बाई अब क्या लेंगे, 1/t के जगह पे क्या हो गया, न्यू हो गया ना, तो I बराबर क्यू इंटू न्यू हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू क्यू इंटू न्यू। अब अगर हमारे क्वेश्चन में रहे कि 1 इलेक्ट्रॉन या फिर 10 इलेक्ट्रॉन किसी वृत्ताकार पथ पे 1 सेकंड में 50 चक्कर लगाता है, तो बताइए उस इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, या कितना धारा बनेगा, या उस चालक के अनुप्रस्थ काट से कितना धारा गुजरेगा। तो हमने देखा कि चक्करों की संख्या कितना है, 50। इलेक्ट्रॉन की संख्या जो भी रहेगा उससे चार्ज फाइंड कर लेंगे और उसको हम लोग 50 से मल्टीपल कर देंगे तो आई मिल जाएगा। तो चक्करों की संख्या या फिर आवृत्ति ऐसे हर्ट्ज में होता है ना, कि 10 हर्ट्ज 50 हर्ट्ज जो भी है आवृत्ति, तो आवृत्ति का ये फॉर्मूला आ गया। अब अगर मान लो कि कोई क्वेश्चन में आवृत्ति नहीं दिया हुआ है ना, और हमसे बोला जाए कि 10 इलेक्ट्रॉन या फिर क्यू आवेश किसी वृत्ताकार पथ पे, किसी आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पे भी चाल से गति कर रहा है, तो 1 चक्कर लगाने में कितना धारा बनेगा, है ना। हमसे क्या पूछा गया कि क्यू चार्ज जो है वो भी चाल से, किस वेग से मूव कर रहा है, भी चाल से। ये भी है और ये न्यू है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना। ये अलग देखो ना, टेढ़ा है एकदम आम के जैसा, है ना। और ये क्या है, भी है, चाल है ये, ठीक है। तो भी चाल से ये मूव कर रहा है और 1 चक्कर लगाने में कितना धारा बनेगा। तो हमने धारा बराबर क्या फॉर्मूला जाना, क्यू बाई टी। आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी। अब हमसे क्वेश्चन में समय ने दिया हुआ, हमसे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन में हमारे दिया हुआ है चाल दिया हुआ है और त्रिज्या हमको पता है ना। तो समय से हमको समय को हटा करके चाल और दूरी लेके आना है। तो चूंकि हम समय बराबर फॉर्मूला जानते हैं दूरी बटा चाल, समय बराबर क्या होता है फॉर्मूला, दूरी बटा चाल। तो समय के जगह पे हम रखेंगे क्यू, तो वैसे ही रहेगा, समय के जगह पे क्या रखेंगे, दूरी। तो इस आवेश को 1 चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करना पड़ेगा। तो आंसर है कि जो इसकी परिधि होगी, जो वृत्त का परिधि होगा वही दूरी होगा। तो इस आवेश को 1 चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करना पड़ेगा, तो इसकी परिधि। तो इसकी परिधि कितना होगा, 2πr बटा चाल। तो ये बटा चाल कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो कितने चाल से चल रहा, भी चाल से चल रहा। तो क्यू भी, आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू इंटू भी बटा 2πr। तो अगर क्वेश्चन में चाल और त्रिज्या पता हो तो हम लोग धारा इस तरह से निकाल लेंगे। क्वेश्चन में आवृत्ति पता रहेगा तो धारा इस तरह से फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन में आई क्यू टी रहेगा, यानी कि क्यू और टी दिया हुआ रहेगा तो धारा इस तरह से फाइंड कर लेंगे। बाकी तात्क्षणिक चाल और औसत चाल के फॉर्मूला आगे पीछे लिखा चुके हैं हम, है ना। तो यहाँ तक के क्लियर हो गया। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, तो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है कि किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट से 1 घंटा में 2000 कूलॉम आवेश प्रवाहित होता है, तब धारा का मान बताइए। तो वीडियो पॉज करके एक बार अपने से बनाना, ये बेसिक है, 10वां क्लास वाला सवाल है ना। तो आई का मान कितना होगा, चलिए बन गया है। क्वेश्चन में क्या दे रहा है, टाइम कितना दिया हुआ है, 1 घंटा, है ना, 1 आवर दिया हुआ है। टाइम कितना है, 1 आवर। तो सबसे पहले हम समय को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में, क्योंकि आवेश अपने एसआई मात्रक में है। आवेश किस चीज में दिया हुआ है, कूलॉम में। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलॉम।
तो समय दिया हुआ है घंटा में, तो इसको पहले हम सेकंड में चेंज करेंगे। तो 1 घंटा में कितना सेकंड होता है? 3600 सेकंड। तो टाइम निकल गया है 3600 सेकंड। अब देख रहे हैं आवेश, तो आवेश कितना दिया है बाबू? तो आवेश है 2000 कूलम। अब हम लोग से धारा पूछा गया, तो I बराबर क्या होता है? Q/T। Q का वैल्यू कितना है? 2000 और T का वैल्यू कितना है? 3600। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20 का आधा 10, 36 का आधा 18, 5 9, यानी कि 5/9 आ जाएगा। और 9 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 एम्पियर। 9 × 5 = 45। ये आपका आंसर हो गया। तो कुछ ना सिंपली है ना। अब अगर मान लो कि ऐसे ही कोई क्वेश्चन रहे इस तरह से कि क्वेश्चन में दिया हो कि कोई कंडक्टर है, जिससे अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं कि I = दिया हुआ है, मान लो 0.8 मिली एम्पियर और टाइम दिया हुआ है 10 सेकंड। कोई ऐसा कंडक्टर किसी चालक से 10 सेकंड में 0.8 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तब उस चालक से गुजरने वाला आवेश का मान और गुजरने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। यानी हमसे Q पूछा गया है और N पूछा गया है। चलिए बनाइए। क्वेश्चन में है क्या दिया, एक बार फिर से हम क्वेश्चन को रिपीट करते हैं कि किसी चालक से 10 सेकंड में 0.8 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तब उस चालक से गुजरने वाली आवेश का मान और इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो वीडियो को पॉज करके एक बार अपने से बनाइए। चलिए बन गया है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो देख रहे हैं इस बार क्वेश्चन में I दिया हुआ है ना। यहाँ पे क्या था, I फाइंड करना था, तो Q दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था। यहाँ पे I ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन 0.8 मिली एम्पियर में, किस चीज में है? मिली एम्पियर में। तो पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे एम्पियर में। तो 0.8 मिली को हटाएंगे 10⁻³ एम्पियर, जैसे वैसे ही हो जाएगा। टाइम दिया हुआ है। अब चूंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं I बराबर क्या होता है? Q/T। तो Q जब निकालेंगे, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया? आवेश पूछा गया ना, Q। तो Q निकालेंगे तो I × T हो जाएगा, यानी ये I से गुना हो जाएगा, तो I × T। I का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.8 × 10⁻³ T का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10 सेकंड, यानी इंटू 10 कर लेंगे। 10 से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो Q बराबर आ गया 8 × 10⁻³ कूलम। ये आवेश आया। अब हमसे बोला गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बताइए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, N का वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग को आवेश पता है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ना शुरुआत में एकदम फॉर्मूला पढ़ाया जाता है Q बराबर Ne, फॉर्मूला पढ़ते हैं Q बराबर Ne, तो वहां से हम N निकाल लेंगे। तो Q का वैल्यू कितना आया? 8 × 10⁻³ आया। N का वैल्यू निकालना है और E का वैल्यू तो पता है 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। अब इसको हम इधर लेके चले जाते हैं, तो N बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 8/1.6 × 10⁻⁻19। पॉइंट को हटा दिया, 0 हो गया। 16×5 = 80, यानी 5 गुने माइनस जाएगा, अच्छा -3 भी है ना यहाँ पे, और 19 ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा, और 19 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 16। 10⁻16 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिल गया है ना। 5 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका आंसर हो गया। N का वैल्यू भी मिल गया और Q का वैल्यू भी मिल गया। तो ये तो बेसिक टाइप का सवाल था। अब कुछ आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, यदि किसी चालक से परिवर्ती आवेश Q बराबर 3t² - 4 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तब T बराबर 3 सेकंड पर धारा का मान बताएं, है ना। क्वेश्चन में आवेश दिया हुआ है। परिवर्ती आवेश का मतलब है कि टाइम पे ये डिपेंड करता है। टाइम पहले कुछ और था तो आवेश कुछ और था। टाइम 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड पे, है ना, हर बार आवेश का वैल्यू बदल रहा। तो हमसे पूछा गया है कि 3 सेकंड में T का मान अगर 3 सेकंड रहे तो उस टाइम में धारा का मान कितना होगा, ये हमसे पूछा गया। चलिए, तो बनाइए एक बार अपने से। धारा का मान कितना हो जाएगा T बराबर 3 सेकंड पे। देखो, तो विद्युत धारा का जब वैल्यू निकालेंगे तो देख रहे हैं
हर बार समय का वैल्यू, जैसे समय का वैल्यू 0 रखे तो धारा का आवेश का वैल्यू -4 आ जाएगा, है ना। तो -4 आया यहाँ पे। समय का वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो आवेश का वैल्यू कुछ और आ जाएगा, समय का वैल्यू 2 रखेंगे तो आवेश का मान कुछ और आ जाएगा। तो I बराबर हम एक फॉर्मूला पढ़े थे तात्क्षणिक धारा में, I बराबर क्या है, dq/dt, क्योंकि हर मोमेंट पे आवेश बदल रहा, तो हर मोमेंट पे क्या होगा, धारा भी बदलेगा। तो हम तात्क्षणिक धारा फाइंड करेंगे, तो I बराबर d, q का वैल्यू कितना है 3t² -4/dt। अब देखेंगे 3t² -4 का अगर डिफ्रेंसिएशन निकाले तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 3 दूना 6t और -4 तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंस क्या होता है, 0 होता है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आया, I बराबर 6 × t आया, है ना। अब t का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो t का वैल्यू, चूँकि t का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 सेकंड दिया हुआ है, तो I बराबर क्या हो जाएगा 6 × 3 यानी कि 18 एम्पियर हो जाएगा। तो करंट का वैल्यू कितना आ गया, 18 एम्पियर। तो आपका आंसर है 18 एम्पियर। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम टेलीग्राम पे डाल देंगे और फिर उसका सॉल्यूशन भी हम बना करके डाल देंगे। तो जो भी क्वेश्चन मिलेगा आपको टेलीग्राम पे उसको सोल्व जरूर कीजिएगा आप। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।